हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 8th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 11.2 करेंगे। देखिए 11.1 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक करें। तो आज हमारी जो 11.2 है ये पूरी तरह चतुर्भुजों के ऊपर डिपेंड है, और चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कब किस चीज़ की आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो हम पूरा डिस्कस सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि चतुर्भुज के बारे में ही समझते हैं। देखो सबसे पहले चतुर्भुज 11.2 एक्सरसाइज आज की हमारी चतुर्भुज। देखो नाम से पता चल रहा है, चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज मतलब क्या हो गया? चार भुज है, ठीक है। और चतुर्भुज का सबसे पहले सूत्र याद कर लेते हैं इसका। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा 1/2 गुणा शीर्षों से विकर्ण पर खींचे लंबों का योग। अब देखो ये विकर्ण क्या है या शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब क्या है, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं, और वो भी डायग्राम से। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये होता है देखो विकर्ण, शीर्षों से शीर्ष को मिलाने से बनने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ऐसा जरूरी नहीं है ये भी होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये मैंने एक 90 डिग्री का इस प्रकार क्रिएट करा, जो समकोण एंगल बना दिया इस पर, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो रेखा है, ये वाली ये कहलाएगी आपकी विकर्ण, ठीक है। और ये दो रेखाएं ये आपके कहलाएंगी जो शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए। देखो शीर्ष है, उससे विकर्ण पर हम क्या खींच रहे हैं? लंब खींच रहे हैं। इनका योग, इन दोनों का योग क्या कहलाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। बैठ गया समझ में आपको? तो इसी को बोलेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुछ भाग होते हैं। पहला भाग होता है समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का, देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसका कोई एक युग्म समांतर होता है। बराबर कभी भी इसकी कोई सी भुजा नहीं होगी, लेकिन क्या होगी? एक जो युग्म है वो क्या होगा? समांतर होगा। सबसे पहले बात करते हैं समांतर क्या होती है। समांतर रेखा वो होती है जिसको आगे तक आप कितनी भी बढ़ाओ वो रेखा कहीं पर भी जाके ना मिले, ऐसी रेखा समांतर रेखा कहलाती है, ठीक है। और इसका सिंबल जो समांतर का होता है वो इस प्रकार से होता है। अब समलंब चतुर्भुज किस प्रकार से बनता है? समलंब चतुर्भुज जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसकी देखो ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, ये दोनों आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। ऐसे जरूरी नहीं है यही हो, ये भी हो सकती थी, लेकिन ये अभी नहीं होगी, क्योंकि इनको आप आगे बढ़ाओगे तो देखो आगे बढ़ाने में तो फैल जाएगी, लेकिन पीछे जैसे आएगी ना तो ये मिल जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था? समांतर रेखा वो होगी जो आगे बढ़ाने पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ऐसी चतुर्भुज जो होगा वो समलंब चतुर्भुज होगा, और रेखा जो आगे बढ़ेगी वो समांतर होगी जो कहीं पर ना आगे मिले। मैं नाम दे देता हूं इनको A, B, C और D। कोई एक युग्मी समांतर होगा, तो इसमें A B समांतर किसके होगा? A B समांतर होगा CD के। ये दोनों भुजा समांतर नहीं हो सकती, क्योंकि इनको बढ़ाओगे तो आप कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, ठीक है। बैठ के समझ में आपको? तो इसी भुजा को, या जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होगा वो होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, ठीक है। अब देखो समांतर भुजाओं का योग कौन सी होगी? जैसे सपोज करो मैं इसको बोलता हूँ 8 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जो 8 है ये क्या कहलाएगी? समांतर भुजाओं की योग कहलाएगी। और बीच की दूरी कौन सी होगी? ये वाली जो बीच की दूरी है, ये वाली बीच की दूरी कहलाएगी। और हमेशा ये जो दूरियां होती है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गए आप? तो ये समझ आया समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब दूसरा पार्ट की बात करते हैं इसकी। मैं वही टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, ठीक है।
तो दूसरा जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों युग्म क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, जैसे तो ये देखिए आप, ये डायग्राम देख लें, तो इस वाली भुजा के समांतर ये वाली भुजा होगी और ये वाली भुजा के समांतर ये वाली भुजा होगी। और दूसरी बात, इनकी जो रेखाएं आपस में जो होती है, इस भुजा के ये यदि 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, यानी कि आमने सामने वाली भुजा भी क्या होती है? इसमें बराबर होती है। ठीक है, तो इसका नाम ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ध्यान से समझिएगा, ए बी समांतर किसके हो गए? सी डी के, ये वाली भुजा आपस में समांतर होगी, तथा और ए डी समांतर होगी किसके? बी सी के। सॉरी, बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर तथा क्या होती है? समांतर होती है, ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, एक तो होता है आधार गुणा विकर्ण, आधार गुणा विकर्ण। और विकर्ण मैंने बता दिया था आपको, शीर्ष को शीर्ष से मिलाने पर बनने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो यदि मैं इस वाले को मिलाऊंगा इस बी से तो ये भी विकर्ण है, और ये वाली मिलाओगे तो भी ये क्या है? एक विकर्ण है। ठीक है यहाँ तक? तो अब हमारे कितने चतुर्भुज हो चुके हैं? 2 तो हो चुके हैं। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा चतुर्भुज देखिए, अब तीसरा चतुर्भुज आता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, देखो नाम से पता चल रहा है, सम यानी क्या होती है? समान। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो तथा समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। जैसे इसका जो डायग्राम बनेगा समतिभुज इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों भुजाएं समांतर भी होती है, ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। सम यानी समान, जैसे नाम हो गया ए, ये बी, ये सी और डी। ए बी के समांतर होगी सी डी तथा बी सी के समांतर होगी ए डी, और ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6 होगा। समांतर में यदि ये 6 है तो ये 6 होगा, ये 7 तो ये 7 होगा, मतलब आमने सामने की बराबर होती है समांतर में। सम में चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसके जो सूत्र की बात करते हैं, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। किसका सूत्र है ये? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये सूत्र जो आपके एक्सरसाइज है 11.2 इसमें काम आने वाले हैं, और इन्हीं सूत्रों के आधार पर जो हमारी जो प्रश्नावली है 11.2 इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11.2 का पहला। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। ये ऊपरी पृष्ठ देख रहे हैं आप, ये समलंब का आकार है। यदि इनकी समांतर भुजाएं 1 और 1.2 है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा, वैसे प्रश्न लीजिए बिल्कुल। आज हमारा प्रश्न नंबर पहला है 11.2 का। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है, मेज का ऊपरी भाग का बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार से एक डायग्राम बना हुआ है, ये नहीं है यहाँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। और ये हमें बताया हुआ है कि ये जो है 0.8 सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है जो 1 मीटर है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 1.2 मीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है समांतर भुजाओं की लंबाई। समांतर भुजाओं की लंबाई जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 1 मीटर तथा 1.2 मीटर। ये हमें दो भुजा हो गई, इनकी लंबाई दी हुई है। और हमें क्या दिया हुआ है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है। बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या होती है? ये वाली दूरी जो कि कितनी दी हुई है? 0.8 मीटर। ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब
चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये दोस्तों हमें ज्ञात करना है। अब देखो सूत्र याद करो थोड़ा सा, आपको मैंने सूत्र में लिखवाया था। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। तो ये सूत्र लिख दीजिए यहाँ पर, क्या होगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है यहाँ तक? तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी हो गई? एक तो 1 मीटर और एक 1.2, तो 1 + 1.2 गुणा बीच की दूरी कितनी है? 0.8। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको आ रहा है समझ में अभी तक? तो 1/2 गुणा 1 + 1.2 कितना हो गया? 2.2 हो गया, गुणा 0.8। देखो चाहो तो गुणा करके कर लो, या फिर थोड़ा और आसान सोल्व करना है तो ऊपर का डेसिमल हटाओ, एक संख्या बाद है, 1 0 लग जाएगी, नीचे भी एक, सॉरी यहाँ पास में भी एक संख्या बाद पॉइंट है तो 1 0 लग जाएगी। देखो काट सकते हो तो काट दीजिए, दोनों 2 2 से कट जाएंगे। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब कुछ नहीं कटेगा, तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया, ऊपर तो बच गया 22 और नीचे बच गया 50 25। ठीक है यहाँ तक? अब क्या करोगे आप? 25 का भाग 22 में दोगे, 25 का भाग 22 में दोगे तो आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। देखो भाग कैसे दिया है, नीचे वाली संख्या का भाग दिया है ऊपर वाली संख्या में। 25 का भाग 22 में जाएगा नहीं, छोटी संख्या है, पॉइंट लगा के लगा देंगे 0। अब 25 का भाग कितनी बार चल जाएगा? 25 का भाग जाएगा 8 बार, 200, 20 बच गया। जब एक बार पॉइंट लग जाता है तो 1 0 ऑटोमेटिक आ सकती है, तो कितनी बार जाएगा? फिर 8 बार जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया? 0.88 मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगाना ही लगाना है, अन्यथा नंबर कट जाएगा। तो हमारा जो पहले पॉइंट का आंसर है वो कितना होगा? 0.8 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है? अब इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो दूसरी समांतर भुजा हमें ज्ञात करनी है। देखो बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। हमें इस प्रश्न में जो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2, हमें दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है? और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई को बीच की दूरी भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जो कि कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई हमें दी हुई है जो कि दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करनी है दूसरी समांतर भुजा। दूसरी भुजा हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सूत्र हमें जो लगाना है वो कौन सा लगाना है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या था? अभी हमने पढ़ा था और हमने करा भी था अभी पहले प्रश्न में। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। दूरी को ऊंचाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा देखो, पहली भुजा तो हमें 10 दी हुई है, दूसरी भुजा नहीं दी हुई, तो आप मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए, मैं नीचे आपको नीचे लिख देना यहाँ पे, मानना कि दूसरी भुजा मैंने मान ली x। आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो, A B C D कुछ भी मान लो x की जगह। ठीक है? तो दूसरी भुजा क्या मान ली मैंने? x मान ली, गुणा दूरी कितनी है? बीच की दूरी है हमारे पास 4, ऊंचाई को दूरी भी बोलते हैं। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 34, तो 34 यहाँ लिख दीजिए। तो 34 बराबर 1/2, देखो 2 से ये कट गया 2 बार, अंदर का नहीं कटेगा क्योंकि संख्या प्लस में है, ऐसे नहीं कटेगी। अब हमारे पास क्या बच गया? 10 + x गुणा 2। तो 34 बराबर 10 को 2 से गुणा करो 20, प्लस 2 को x से गुणा करो 2x। देखो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है ना, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है उससे गुणा होगी। ठीक है? अब 20 को इधर ले आओ, नंबर के पास प्लस माइनस में हो जाएगा। 34 में से 20 गया तो कितना बच गया? 14 बराबर 2x।
x को बाहर कर दो, बटे में 2 चल जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। मीटर में था सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्ञात क्या करना था हमें, दूसरी भुजा, और दूसरी भुजा हमने क्या मानी थी x, और x का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अतः दूसरी जो भुजा है वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, एक समलंब आकार का खेत ABCD, बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। देखो बाड़ लगाई हुई है, ये आपको बताया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीका है इसको भी निकालने का। यदि BC 48, CD 17, AD 40 है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। जो भुजा AB है ये क्या है, समांतर भुजा AD और BC पर लंब है। अब ये जो लंब डल रहा है ये 90 डिग्री का है, समकोण है, और यही ऊंचाई कहलाएगी। समझ बैठा आपको। देखो ऊंचाई हमेशा या दूरी जो होगी वो 90 डिग्री पर ही होगी आपके इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायग्राम से प्रश्न समझ आएगा आपको पूरा। ये प्रश्न नंबर 3 डायग्राम समझ आ गया तो प्रश्न भी आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो इसमें एक डायग्राम बन रहा है, और डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ नाम है A, यहाँ पर नाम है B, सॉरी यहाँ B है, यहाँ पे D है और यहाँ पर C है, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जो जो चीज़ आपको दी हुई है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आकार का खेत ABCD, बाड़ की लंबाई दी हुई है। एक तो बाड़ की लंबाई, और बाड़ की लंबाई कितनी दी हुई है 120 मीटर दी हुई है। हमें भुजा BC दी हुई है 48 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर ही है ये, और CD हमें दिया हुआ है 17 मीटर, AD हमें दिया हुआ है 40 मीटर। अब इस खेत का क्या ज्ञात करना है, खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा आप याद करो खेत कैसा है। सबसे पहले तो जो ये डायग्राम बन रहा है इसको पहचानो, समलंब है, समचतुर्भुज है या समांतर है। देखो समलंब है, क्यों, क्योंकि देखो इसकी कोई सी भी भुजा बराबर नहीं है आपस में, और एक जो पेयर है ये वाला जो दे रहे हो ना आप, ये वाला, ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर है। BC समांतर AD है, ये दोनों तो समांतर कहाँ है, नहीं है। और जिसका एक ही पेयर या एक ही युग में समांतर होता है ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर जो सूत्र लगने वाला है वो लगेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा दूरी। अब देखो समांतर भुजाओं का योग तो मिल गया, लेकिन दूरी कहाँ है, ये वाली दूरी होती है, ये वाली दूरी है। अब ये दूरी कहाँ है, हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे। दूरी पता है क्या होती है, मैंने बताया था, वो दूरी हमेशा आपके 90 डिग्री के एंगल पर ही काउंट होगी। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहीं पर आपको दूरी ज्ञात करनी है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बाड़ की लंबाई, ये बाड़ यहाँ पर लग रहा है, बाड़ यहाँ पर है। ठीक है, तो देखो बाड़ की जब लंबाई हमें दी हुई है तो बाड़ की लंबाई कितनी है, बाड़ की लंबाई हमें दी हुई है 120 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और भुजा देखो कौन कौन सी है, 40, 48 और 17। यदि मैं इन तीनों को जोड़कर 120 में से घटा दूं, क्योंकि पूरी बाड़ इस प्रकार लगी हुई है चारों तरफ, यदि 120 में से इन तीनों भुजाओं को घटा दूं तो मेरे पास चौथी भुजा निकलेगी, नहीं निकलेगी, निकलेगी दोस्तों, क्योंकि चारों भुजाओं का योग ही तो 120 है। ठीक है, तो 120 बराबर कितनी भुजाएं, एक तो है 40, एक 17 और एक 48। चौथी भुजा हमारे पास नहीं है, कौन सी ज्ञात करनी है, हमें AB ज्ञात करनी है। आया समझ में, आपको नहीं आया? तो 120 बराबर, तीनों को जोड़ो, 40 प्लस 17 प्लस 48, 105 प्लस AB, नंबर को इधर भेज दो, 120 माइनस 105 बराबर AB। तो AB बराबर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी मीटर में था क्वेश्चन, तो मीटर में आएगा। देखो डायरेक्ट माइनस क्यों करा, यहाँ पर एक तरह से परिमाप लगा है। परिमाप मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्यों लगा, परिमाप क्यों लगा, क्योंकि देखो बाढ़ होता है ना, वो बॉर्डर की बात होती है, और जब भी दोस्तों बॉर्डर की बात हो ना तो वहाँ पर एक तरह से परिमाप ही होता है, अन्यथा बॉर्डर की बात नहीं होती, अंदर के कुछ इस प्रकार की बात होती तो वहाँ पर क्षेत्रफल लगता। बेटा समझ नहीं बेटा, देखो घूमने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये है, हमें चारों भुजाओं की लंबाई दी हुई है 120। ये मान लो आप, क्योंकि बाढ़ चारों तरफ लग रही है, 3 भुजा हमारे पास है, चौथी निकालने के लिए तीनों में से माइनस कर दो, चौथी भुजा 15 मीटर आ गई, बस इस प्रकार निकला है।
ठीक है, अब हमारे पास चौथी भुजा आ गई। ज्ञात क्या करना है हमें, खेत का क्षेत्रफल। और मैंने आपको बताया था खेत कैसा है, एक समलम आकार का है। ठीक है, खेत कैसा है, समलम आकार का। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। देखो समांतर भुजा कौन कौन सी, मैंने बताया था ये दोनों हैं, तो 40 + 48 गुणा बीच की दूरी। तो बीच की दूरी देखो, ये वाली बीच की दूरी मैंने बताया था 90 डिग्री पर होगी, जो कि कितनी है, 15। और फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, उस डाउट को हम अगले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो 1/2 गुणा 40 + 48 कितना हो गया, 88 गुणा 15, दोनों कट जाएंगे कितनी बार, 44 बार, 2 से 15 गुणा 44, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, तो मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। अतः जो समलम आकार का जो खेत था, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 660 मीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर जो 3 था ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, एक चतुर्भुज के आकार का खेत का विकर्ण 24 मीटर है। ये विकर्ण है, मैंने पहले बोला था, वो शीर्ष को शीर्ष से मिलाने से बनने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। आप देखो ये भी बन सकती थी पूरा विकर्ण। ठीक है, शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 और 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और देखो खेत कैसा है, चतुर्भुज, तो मैंने बताया था आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होगा, 1/2 गुणा विकर्ण शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंबों का योग। ये सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। तो प्रश्न 4 बहुत इजी तरीके से इसी प्रकार होगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण कितना है, विकर्ण दिया हुआ है 24 मीटर। शेष सम्मुख शीर्षों पर इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, विकर्ण पर खींचे गए लंबों की जो लंबाई दी हुई है वो हमें दी हुई है 8 मीटर और 13 मीटर। ज्ञात क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और प्रश्न में बोल दिया था कैसा है ये आकार, चतुर्भुजाकार है। और हमको पता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पर लिख दीजिए। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्ण गुणा शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंबों का योग। बहुत आसान प्रश्न हो गया। सूत्र में जो है वो हमें दिया हुआ है। तो 1/2 गुणा विकर्ण कितना है, देखो विकर्ण है 24 गुणा शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंबों का योग, जो कि कितना है 8 और 13, तो 8 + 13, ये कट गया 12 बार, तो 12 गुणा 8 + 13 कितना हो गया 21, 12 कम 12, 12 दूना 24 और 1 25, 252। ठीक है, तो 252 आ गया। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है, सबसे पहले किस में था, ये मीटर में था, तो मीटर और क्षेत्रफल जब आप ज्ञात करोगे तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप, समचतुर्भुज का विकर्ण का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखवाया था 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल लिखवाया था ना। और हमें विकर्ण दिए हुए हैं, तो बहुत आसान प्रश्न है ये भी। अब प्रश्न नंबर 5, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है विकर्ण। विकर्ण कौन कौन से हैं, 2 विकर्ण हैं, एक तो है 7.5 और एक है 12 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का। तो आप लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र होता है किसका, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कौन से हैं, 12 और 7.5, तो 2 से कितनी बार कट गया, 6 बार, गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 7 6 42 और 3 45,
एक संख्यावाद पॉइंट है, एक संख्यावाद पॉइंट लग गया। तो 45 आ गया क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। किस में प्रश्न था? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में लगता ही है। तो हमारा ये जो प्रश्न नंबर 5 है इसका भी आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 और शीर्ष लंब हमें 4 दिया हुआ है। यदि विकर्ण की लंबाई 8 हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, प्रश्न बहुत आसान है लेकिन तरीका आपको देखना होगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करनी जिसकी भुजा 6 और शीर्ष लंब भी दिया हुआ है। देखो मैंने समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बताया था वो बताया था आपको कि विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यहाँ पर एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना समचतुर्भुज का एक और सूत्र और होता है और वो होता है 1/2 गुणा भुजा गुणा शीर्ष लंब। क्या सूत्र होता है? 1/2, इसी में लिख देता हूं मैं सूत्र जो हमने लिखा था पहले, ये समचतुर्भुज का एक और सूत्र होता है और वो सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा भुजा गुणा शीर्ष लंब। ये भी याद कर लीजिएगा। ये जब लगेगा जब आपको भुजा और शीर्ष लंब दे रखे हैं तब भी क्या निकल जाएगा? हमारे पास समचतुर्भुज निकल जाएगा। और यदि 2 विकर्ण दिए हुए हैं तो भी क्या निकल जाएगा? हमारे पास समचतुर्भुज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो प्रश्न नंबर है वो 6, हमें भुजा और शीर्ष लंब दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है, दूसरे विकर्ण की हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, अब जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा है? प्रश्न नंबर 6। 5 तक समझ आया आपको? तो जो अभी तक चैनल पे नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत में शेयर करना ना भूलें। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? समचतुर्भुज आकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज में हमने क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है एक भुजा जो कि 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब दिया हुआ है। शीर्ष लंब कितना है? शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दी हुई है। एक विकर्ण की लंबाई जो कि हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। दूसरे विकर्ण की लंबाई यह हमें ज्ञात करनी है। अब ध्यान से, समचतुर्भुज का मैंने बताया था वो 2 सूत्र होते हैं। एक तो होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल और एक होता है 1/2 गुणा भुजा गुणा शीर्ष लंब। तो देखो अपन लगाते हैं अभी भुजा गुणा शीर्ष लंब क्योंकि दोनों चीज हमें दी हुई है। तो हम लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा भुजा गुणा शीर्ष लंब। तो 1/2 गुणा भुजा कितनी है? भुजा 6, शीर्ष लंब कितना है? 4 है। देखो 3 बार कट गया तो 3 चौके 12 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे पास इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है दूसरा वो 1/2 नहीं आता, ओनली भुजा गुणा शीर्ष लंब होता है। थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर। क्या होता है? भुजा गुणा शीर्ष लंब। 1/2 नहीं आएगा, 1/2 हटा दो यहाँ से। तो क्या बच गया आपके पास? 6 गुणा 4। तो 6 गुणा 4 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ी गलती हो गई थी। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है दूसरा वो होता है भुजा गुणा शीर्ष लंब। 1/2 नहीं होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल वो दूसरा होता है इसी में। ठीक है ना, उसमें 1/2 लगता है विकर्णों में। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास क्या आ गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो ये वाला सूत्र लगा देते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। इससे क्या होगा? दूसरा जो विकर्ण है वो निकल जाएगा। अब दूसरे विकर्ण को आप मान लीजिए, माना कि जो दूसरा विकर्ण है वो मैंने मान लिया x। ठीक है यहाँ तक। अब लगा दो दोबारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी निकाला था हमने, कितना आया था? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा विकर्णों गुणनफल। एक दिया हुआ है, दूसरा हमने x माना है। तो पहला 8 हो गया, दूसरा क्या हो गया? x हो गया। ये कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 24 बराबर 4 को गुणा x से करोगे 4x, x को बाहर कर दो 4 बटे में चल जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया?
6 सेंटीमीटर। तो अतः जो दूसरा विकर्ण होगा, वही तो हमने x माना था, दूसरा विकर्ण हमारे आसानी से निकल गया। तो अतः दूसरा विकर्ण होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। ये प्रश्न नंबर 6, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुजाकार के 3000 टाइलें हैं, इनमें से प्रत्येक विकर्ण 45 और 30 लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग की मीटर दर से इस फर्श को पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली चीज, हमें जो टाइल लगानी है वो 3000 लगानी है, और एक टाइल के जो विकर्ण दिए हुए हैं वो 45 और 30 दिए हुए हैं। टाइल कैसे आकार की है, समचतुर्भुज आकार की है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एक बात बताइए, एक मैं समझाता हूँ आपको कैसे क्या करना चाह रहा है इसमें। प्रश्न नंबर कौन सा है, 7वां। समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज बनाता हूँ पहले। ये हो गया एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं बराबर और क्या होती है, समांतर होती है। देखो टाइल कहाँ लगेगी, जब बॉर्डर की बात हो ना, जब बॉर्डर की बात हो तब तो लगता है परिमाप, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे कोई बॉर्डर पे कुछ काम करना होता या बाड़ लगाना होता तब तो क्या लगता, परिमाप। अब टाइल कहाँ लगेगी, अंदर लगेगी, इस प्रकार से अंदर लगेगी ना। और जब अंदर की कोई चीज़ की बात हो तो वहाँ लगता है क्षेत्रफल। क्या लगेगा दोस्तों, क्षेत्रफल लगेगा। आया समझ में, नहीं आया आपको? तो ये चीज़ें समझने की, ठीक है। जब बॉर्डर की बात होगी तब तो परिमाप लगेगा, और जब अंदर कोई चीज़ आप लगा रहे हो तब लगेगा क्षेत्रफल। ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, हमें बताया हुआ है कि टाइलों की जो संख्या लगनी है, इसमें टाइलों की जो संख्या है वो लगनी है 3000। और प्रत्येक टाइल का जो विकर्ण है, प्रत्येक टाइल का जो विकर्ण है, विकर्ण 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो हो गया 45 और एक हो गया 30। इन विकर्णों की लंबाई दी हुई है। 4 रुपये प्रति वर्ग की दर से इस फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय, इस पूरे फर्श पर क्या होगी, पॉलिश होगी। और 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा आता है वो 4 रुपये का आता है। तो जो टोटल टाइल लगेगी उन पर कितना खर्चा आएगा पॉलिश कराने का, वो हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले देखो विकर्ण दिया हुआ है किसका, समचतुर्भुजाकार, बता दिया था आपको। तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले सूत्र, सबसे पहले लगाएंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा, एक तो होता था भुजा गुणा शीर्षलंब, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन विकर्ण है तो हम क्या लगा देंगे, विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणा, विकर्ण मैंने लिखे थे अभी, विकर्ण कितने थे 45 और 30, तो 45 गुणा 30, 45 गुणा 30। देखो 2 से कट गया 15 बार, 15 पाप 75, 15 चौके 60 और 6 66, 675। ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, किस में है ये, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल निकल गया। तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल आया है, एक टाइल का जो क्षेत्रफल आया है वो दोस्तों कितना है, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का है। अतः ज्ञात कितने करना है हमें, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल यह हमें ज्ञात करना है। अब देखो एक टाइल का कितना है 675, तो 3000 कितना होगा, गुणा कर देंगे 3000 से। तो 3 0 5 3 15 7 21 और 22 6 3 18 19 20 2 लाख नहीं 20 लाख 25,000 20 लाख 25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखने का, यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है, टोटल क्षेत्रफल तो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्च कितना आता है, 4 रुपये का। तो आप क्या लिखोगे, 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश का जो खर्चा आता है, पॉलिश का खर्चा जो आता है वो कितना आता है, 4 रुपये आता है। अतः हमारे पास टोटल एरिया कितना है, ये तो 1 मीटर स्क्वायर का है। अब यहाँ पर कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये मीटर स्क्वायर है तो इसको भी किस में कर दो, मीटर स्क्वायर में कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर से नहीं निकलेगा, आंसर आ जाएगा लेकिन गलत आएगा। तो हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में होते हैं, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 और स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 100 गुणा 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ साइड में कर देता हूँ मैं थोड़ा,
तो इसमें हम किसका भाग देंगे, 10,000 का भाग देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो अब क्या बच गया, 2 0 2 5, 1 जीरो बच रही है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो अब हम कितने ज्ञात करना है, अभी किस में हो गया, अब मीटर स्क्वायर में हो गया। पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में था, अब मीटर स्क्वायर में हो गया, और मैंने बता दिया क्यों कन्वर्ट कराया अपन ने। तो आप क्या लिखोगे, अतः 202.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पॉलिश करने का खर्चा या कराने का खर्चा जो आएगा, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 202.5 गुणा 4, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 11 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट था यहाँ पर पॉइंट था, देखो 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 9 10। ठीक है, एक संख्या बाद पॉइंट था, तो कितने खर्चा आएगा, 810 रुपए का खर्चा आएगा। बैठ गया समझ नहीं बेटा, यही आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना था, क्योंकि यही तो पूछ रहा था कि पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पॉलिश कराने का व्यय कितना आएगा, 810 रुपए आएगा। ठीक है, ये प्रश्न नंबर हमारा क्या हो गया, पूरा जो 7 था, यहाँ से शुरू किया था हमने और यहाँ पर ये खत्म हो गया, और ये हमने प्रश्न नंबर 7 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। ठीक है, यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दी हुई है 100, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये भुजा, आपको ये वाली जो भुजा है ना, ये हमको ज्ञात करनी है। बहुत आसान प्रश्न है, सेम इसी प्रकार होगा। आपको देखो प्रश्न में समझाइए और वापस। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये खेत है एक। ठीक है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के साथ जुड़ी हुई है। ये नदी जा रही है, यहाँ पर नदी है, और जो किससे जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई है। ये देखो सड़क से जुड़ी हुई नदी वाली, ये सड़क आ गई। ठीक है, और लंबाई में दुगनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, तो आपको दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो डायग्राम समझते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 8। अब प्रश्न नंबर 8 क्या है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ था इसमें दिया हुआ था हमें खेत का क्षेत्रफल, और खेत कैसा है, समलंब आकार का है, तो समलंब चतुर्भुज मान लेते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज ही होगा, का क्षेत्रफल जो कि हमें दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है हमें 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लंबवत दूरी दी हुई है, यानी बीच की दूरी दी हुई है, और बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। ज्ञात क्या करना है हमें, जो भुजा है ये भुजा हमें ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई। देखो समलंब आकार का कुछ इस प्रकार से खेत है, ये इस प्रकार से। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, यहाँ से बीच की दूरी ये वाली होती है, मैंने पहले पढ़ा था 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 100 मीटर है। ये दोनों भुजा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये दोनों भुजा क्या हो गई, एक तरह से याद करो थोड़ा, ये क्या हो गई, विकर्णित भुजाई तो हो गई, सॉरी, ये दोनों क्या है, भुजा है। किसका क्षेत्रफल लगेगा, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल लगेगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ो आप, मैंने बताया था आपको कि समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजाएं थे दोनों, इनका योग गुणा बीच की दूरी। तो इसी को इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। प्रश्न में सबसे पहले आपको क्या बोल रहा था कि यहाँ पर जो भुजा है वो लंबाई दुगनी है। देखो प्रश्न में पढ़ो ये रहा कि भुजा के सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर की लंबाई दुगनी है, यानी कि एक भुजा यदि x है तो दूसरी भुजा क्या है, दुगनी, तो मतलब 2x। यदि मैं बोलूँ एक भुजा 4 है तो दूसरी कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि दुगनी है। तो आप क्या लिखोगे, माना कि पहली जो भुजा है समांतर भुजा में वो क्या है, x है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा हो जाएगी दुगनी, तो 2 गुणा x बराबर 2x। सूत्र लगा दीजिए किसका, समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है इसका, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ये तो सूत्र होता है किसका, समलंब चतुर्भुज का, बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है, x और 2x,
तो x प्लस 2x गुणा बीच की दूरी, देखो बीच की दूरी कितनी दी हुई है 100। अब देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना 10,500, तो यहाँ लिख दो 10,500। ठीक है यहाँ तक। तो 10,500 बराबर 1/2 गुणा 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x गुणा 100। ये देखो कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है यहाँ तक। तो 10,500 बराबर 3x को 50 से गुणा करोगे तो 50 × 150x। अब क्या करेंगे हम, x को बाहर करेंगे तो x को बाहर करने पर 50 किस में चल जाएगा, बट्टे में चल जाएगा। 0 से 0 कट गया तो x बराबर कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 × 5 और 0। तो पहली जो भुजा है ये, क्योंकि हमने जो पहली भुजा मानी थी, तो पहली भुजा कितनी मानी थी हमने 210 मानी थी, सॉरी x मानी थी, जो x का मान कितना आया है 210 आया है। ठीक है यहाँ तक। देखो भाग गलत कर दिया अपन ने, और भाग क्या है यहाँ 15 150 है, तो 15 का भाग 1050 में दो, 15 7 105 और 0 70 आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ी गलती हो गई थी, तो 17 आ गया। तो हमारी जो पहली भुजा है वो तो कितनी हो गई, पहली भुजा तो हो गई 70, और जो दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा वो क्या है 2x है, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 70, तो 140। किस में था प्रश्न, मीटर में, तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 8 है ये सही इस प्रकार से हो गया। ये थोड़ी क्या मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, हमने क्या लिख दिया था यहाँ पर 50 लिख दिया था, जबकि 150 था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक देखो, और आंसर 1 क्यों दिया हुआ है, नदी के साथ वाली भुजा बतानी है आपको, ये वाली भुजा बतानी थी, ये वाली। ठीक है ना, सड़क वाली तो कौन सी हो गई, पहली भुजा हो गई जो हमने x माना था, और ये वाली जो भुजा है वो दुगनी है, तो 2x ये फाइंड करनी थी, इसलिए आंसर 140 दिया हुआ है। ठीक है। अब एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजाकार है, ये देखो अष्टभुजाकार का है, ये दिख रहा है आपको ये वाला डायग्राम, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पूरे का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत आसान है, डायग्राम से समझ आएगा आपको। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जो डायग्राम है वो अष्टभुजा आकार का है। देखो तो डायग्राम मेरे को कम ही बनाना आता है, तो जैसा भी है मैं फिर भी ठीक बनाने की कोशिश करूंगा। अष्टभुजा हुई कि नहीं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुजा मतलब 8 भुजा। अब आपको जो दिया हुआ है, ये वाली जो साइड दी हुई है वो 4 मीटर है, ये आपको 11 मीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक आपको 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। देखो क्वेश्चन करने के लिए इसको भागों में बांटो, क्योंकि ऐसे निकलेगा नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इस वाली रेखा को भी इस प्रकार मिला देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा एक आयत मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, आयत बन गया नहीं। अब ये 11 है तो ये भी 11 होगा। ठीक है। ये भुजा 4 है तो ये भुजा भी क्या होगी, 4 होगी। अब देखो अष्टभुजा, अष्टभुजा मतलब हो गई जिसकी 8 भुजा, और प्रत्येक भुजा कितने की है, ये वाली 5 की, तो ये भी 5 की, फिर ये भी 5 की, ये भी 5 की, ये भी 5 की, ये सब कितने की है, ये भी 5 की हो जाएगी, ये भी 5 की हो जाएगी, ये 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर हो जाएगा, ये भी 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर, इस प्रकार से हो जाएगी। समझ बेटा आपको, क्योंकि एक भुजा की जो लंबाई है वो 5 है, तो सब कितनी हो गई, 5 5 हो गई। ठीक है यहाँ तक। अब ज्ञात क्या करना है हमें, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान से समझिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ऊपर क्या आकृति, देखो आप ऊपर क्या आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही है, इस प्रकार से बन रही है, और नीचे की आकृति भी इसी प्रकार से बन रही है, बन रही है नहीं। और ऐसा डायग्राम क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। मैंने बताया था आपको, जिसका देखो ये वाली जो दोनों लाइनें ये समांतर है, बराबर कोई सी भुजा नहीं है इसमें। ठीक है ना, बराबर भुजा हो जाएगी, लेकिन एक जो रेखा है वो कैसी समांतर है, और जो समांतर रेखाएं होती हैं वो कैसा कहलाता है, एक समलंब आकार का कहलाता है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो ये दोनों डायग्राम तो क्या हो गए, समलंब के हो गए, ये वाला पहला और दूसरा, और तीसरा क्या हो गया, एक आयताकार हो गया। तो सूत्र क्या लगेगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस, एक तो आयत है और दो क्या है, समलंब
आकर की क्षेत्रफल लगेगा। तो 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे समझ में क्यों लगा? क्योंकि दोनों डायग्राम जो बन रहे हैं वो समलंब आकार के हैं, तो इसलिए समलंब लग जाएगा क्योंकि दोनों हैं। और 2 क्यों गुणा करा मैंने? क्योंकि दोनों की जो लंबाई चौड़ाई जो भी है भुजा वो सब बराबर है, ठीक है। और ये वाली रेखा क्या कहलाती है? बीच की दूरी, जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है यहाँ तक। अब पहले बात करते हैं आयत के लिए। आयत में क्या क्या चाहिए? एक तो लंबाई और एक चाहिए चौड़ाई। तो जो लंबाई है वो तो हो गई 11 और जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई? 5, ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होती है? एक तो समांतर भुजा, समांतर भुजा, और समांतर भुजा कितनी होगी? 2 होगी। तो देखो पहली भुजा तो हो गई 11 और दूसरी क्या हो गई? 5। तो एक तो हो गई 11 मीटर और एक हो गई 5 मीटर, ठीक है। और एक क्या होती है इसमें? बीच की दूरी, क्योंकि ये तो सूत्र होता है इसका। तो बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी कौन सी होती है? ये वाली, देखो ये 4, ये भी क्या हो गई? 4 हो गई। तो ये कितनी हो गई? 4 मीटर, ठीक है यहाँ तक। अब सूत्र देखो, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, प्लस और 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। यही तो सूत्र पढ़ा था हमने, देखिए ये रहा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 11 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है? एक तो 11 प्लस 5 गुणा दूरी कितनी है? 4। अब 11 गुणा 5 कितना हो गया? 55 प्लस 2 गुणा, देखो 2 से ही कट गया 2 बार, अंदर का मत काटना क्योंकि पहले जुड़ेंगे। तो 11 प्लस 5 कितना हो गया? 16 गुणा 2। तो 55 प्लस 2 गुणा 16 दुना कितना हो गया? 32। तो 55 प्लस 32 दुना 64, दोनों को जोड़ो 109। अब किस में दिया हुआ था? परसेंट, मीटर में था, तो आंसर किस में आएगा? मीटर में। और क्षेत्रफल ज्ञात कराया तो स्क्वायर। तो ये जो अष्टभुजाकार है इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 109 मीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा जो प्रश्न नंबर है ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। 6 और 5 11, 119 होगा, ठीक है। 5 और 4 9 और 6 और 5 11। ये हमारा प्रश्न नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? एक पंचभुज आकार का बगीचा जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजा है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों में विभाजित किया। इस जो पूरा था इसको 2 भागों में बांट दिया है, देखो बांट दिया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ज्योति का और कविता दोनों का आपको इन क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और विधि भी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल हम बताएंगे। पहले तो हमारी जो साधारण विधि है हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे ज्योति का, इसी डायग्राम के आधार पर। अब देखो थोड़ा सा कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। तो जो प्रश्न आपके जो 10 दिया हुआ है, तो ज्योति का देखो ध्यान से, ये 15 है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 15 होगा। ये भी 15 होगा पूरी। अब देखो पूरी भुजा कितनी है? 30 है। यहाँ से और यहाँ तक की भुजा कितनी है? 30 है। यदि यहाँ तक की 15 है तो फिर यहाँ तक की ये वाली भुजा कितनी होगी? 15 होगी। समझ बैठा नहीं बैठा आपको? तो देखिए जब समझ आएगा आपको एक बार। ये प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? हमें पहले ज्योति का ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योति का। और इसका डायग्राम जो बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है। आप देखिए यहां से यहां तक की भुजा जो हमें दी हुई है वो दी हुई है 15 मीटर, और यहां से पूरी यहां तक की जो भुजा है वो है 30 मीटर। तो इसका मतलब जब ये 15 तो ये कितनी होगी? ये भी 15 होगी। क्यों? क्योंकि 30 में से 15 गया तो 15 बच गया। और हमें ये वाली जो भुजा दी हुई है ये भी 15 मीटर दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक। अब
और यहाँ से यहाँ तक जब कितनी है 30 है, यहाँ से और यहाँ तक, तो मैं इसको इस प्रकार बांट देता हूँ, तो ये कितनी हो गई 30 मीटर, तो ये 15, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 15 मीटर होगी। बहुत आसान प्रश्न बन गया ये। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें जो ज्ञात करना है ज्योति का, इसका जो डायग्राम है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और ये जो डायग्राम बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है, देखो ध्यान से समझो, इसके टुकड़े करे मैंने, देखो टुकड़े क्यों करे, देखो टुकड़े करने से ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन गया, इस प्रकार से बन गया। अब थोड़ा ध्यान समझ रहे हो आप, कौन सा डायग्राम बन रहा है, कौन सा बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज है ये, समलंब है, समांतर है या सम है, कौन सा चतुर्भुज है, ये समलंब आकार का है। कैसे, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देखो, दोनों समांतर है और भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है दोस्तों। तो देखो ये भी समलंब, तो ये भी समलंब, दोनों क्या हो गए समलंब हो गए, और दोनों की माप बराबर है। इधर से ये भी 15, ये भी 15, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है 15 होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें इस आकृति का, तो क्षेत्रफल कैसा है, ये 2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और बता दिया मैंने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्यों हुआ। अब समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, एक तो समांतर भुजा चाहिए, समांतर भुजाओं की लंबाई, समांतर भुजाओं की लंबाई जो कि कितनी दी हुई है, देखो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों समांतर है, ये थोड़ी होगी समांतर रेखा, क्योंकि आगे जाके मिल जाएंगी ये कहीं पे, तो मिल जाती, देखो ये इस प्रकार मिल जाएंगी, ये कभी नहीं मिलेंगी, आगे बढ़ाते रहो। तो समांतर भुजाओं की लंबाई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो ये वाली कितनी है पूरी, ये वाली 30 है, एक तो 30 हो गई, और ये वाली कितनी है 15 है, तो 15 हो गई। और एक क्या चाहिए हमें, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ध्यान से। अब बीच की दूरी क्या होती है, 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनता है, देखो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भुजा क्या है, एक बीच की दूरी है इनकी, ये इस वाले की और ये इस वाले की है, तो पूरी रेखा कितनी है 15, तो आधी कितनी हो जाएगी भाई, हमें तो इतनी चाहिए ना, आधी तो चाहिए, तो 2 का भाग दे देंगे, तो कितनी आ जाएगी 7.5 मीटर। बेटा समझ नहीं बेटा आपको, कितना आसान तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, यही तो होता है बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा कौन कौन सी होगी, 30 और 15, तो 30 + 15 गुणा बीच की दूरी कितनी है 7.5। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1/2 गुणा 30 + 15 कितना हो गया 45 गुणा पॉइंट हटा दो, एक संख्या बाद पॉइंट 1 जीरो बढ़ा दो, आसान तरीका हो जाता है थोड़ा। दोनों 5 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10 और 15 पापी 75, 15/2 हो गया। और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ नहीं कटेगा। तो अब ऊपर तो बच गया 45 गुणा 15 और नीचे बच गया 2 गुणा 2, तो 45 गुणा 15 कितना होता है 675/4, 4 का भाग दो इसमें, 168.75 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब देखो ये कितने का है, एक समलंब चतुर्भुज का है, निकालना कितने का है हमें 2 का, 2 गुणा भी तो करना है, तो 168.75 को गुणा 2 से कर दो, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 1 13, 2 एकम 2 1 3, 337। अब देखो 2 संख्यावाद पॉइंट है, 2 संख्यावाद पॉइंट लग जाएगा, तो मीटर स्क्वायर। तो अतः जो ज्योति है इस वाले डायग्राम का वो क्षेत्रफल कितना होगा 337.50 मीटर स्क्वायर होगा। ज्योति कुछ इस प्रकार से इसको सोल्व करती है। ठीक है, ज्योति तो इस प्रकार से कर रही है। अब बात करते हैं कविता की। अब कविता जो डायग्राम बनाई है, कविता ने जो डायग्राम बनाया, देखो कविता ने कैसे बनाया, ये देख रहे हो आप, ये रहा, ये वाला डायग्राम कौन सा है कविता का, ये है एक डायग्राम, लेकिन उन्होंने टुकड़े में बांट दिया। इसने तो क्या कर दिया समलंब चतुर्भुज मार दिया, और इसने क्या कर दिया एक वर्ग बना दिया और एक त्रिभुज बना दिया, बस ये अंतर है और कुछ भी नहीं है। अब आंसर क्या होना चाहिए, आपको बराबर आना चाहिए, फिर भी ध्यान रखना इस चीज को। उसका जो आया था वो कितना आया था 337.50 आया था, तो इसका भी इतना ही आना चाहिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से डायग्राम है ये। थोड़ा डायग्राम थोड़ा अटपटा सा बन गया ये। ठीक है, और यहां से एक रेखा खींची हुई है। अब देखो पूरी रेखा यहां से और यहां तक कितनी है, 30 है। यहां से यहां तक हमें दी हुई थी 15, तो ये भुजा कितनी हो गई फिर, 15 हो गई। ठीक है, और ये भुजा भी 15 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है 15, और ये भी क्या हो गई 15, तो ये भी क्या हो गई 15 मीटर। अब आपको ये वाली जो पूरी भुजा है यहाँ से और यहाँ तक की जो भुजा बताई थी वो 30 थी, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जब 15 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये वाली 15 मीटर होगी। बैठ के समझ नहीं बैठा आपको। तो अब इसका जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो एक तो क्या बन रहा है त्रिभुज, तो एक तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस एक क्या बन रहा है, देखो चारों भुजाएं बराबर है 15 15 15। जब चारों भुजाएं बराबर होती है तो ऐसे डायग्राम को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ऐसा डायग्राम जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे हम बोलते हैं वर्ग। तो यहां पे क्या लगेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो प्लस वर्ग का क्षेत्रफल का क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। तो 1/2 गुणा त्रिभुज का देखो आधार ये हो गया 15। ऊंचाई कौन सी होती है, 90 डिग्री वाली, मैंने बताया था आपको। ऊंचाई या दूरी 90 डिग्री वाली होती है ना, प्लस भुजा। अब देखो भुजा कितनी है वर्ग की, 15 15 15, तो 15 का स्क्वायर। अब 15 गुणा 15 गुणा 1 कर दो, कितना आएगा, नीचे 1 मान लो। 15 गुणा 15 गुणा 15 कितना आएगा, 225। 2 एकम 2, 2 एकम 2, प्लस 15 का स्क्वायर, 15 गुणा 15 225। ठीक है यहाँ तक। अब 225 में 2 का भाग दो, 112.5, 225, दोनों को जोड़ दो 337.5, किसमें, मीटर स्क्वायर। अब आप देखो कविता का भी वही आया, और हमने जब निकाला था किसका, ज्योति का, तो इसका भी देखो आप वही आया था। पॉइंट के बाद 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, दोनों के क्या आ रहे हैं आंसर, बराबर आ रहे हैं ना, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। और जब आंसर बराबर आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, अतः ज्योति तथा कविता दोनों के द्वारा ज्ञात किया गया क्षेत्रफल क्या है, समान है। और समान कितना है दोनों का, 337.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब प्रश्न में आगे आपसे क्या बोला था, प्रश्न में आगे आपसे बोला था क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हो क्या। तो बिल्कुल हम एक विधि और बता सकते हैं। हम इन दोनों को ना मानकर हम एक विधि और अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो एक अन्य विधि और देखते हैं इसकी। अब अन्य विधि, जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा था। ठीक है, एक अन्य विधि बता रहा हूं आपको। ये मैंने इस प्रकार से कर दिया, तो मैंने इसको इस प्रकार टुकड़ा कर दिया और यहां पर एक विकर्ण खींच दिया। अब समझो, अब इसको किस प्रकार फाइंड करेंगे हम। तो अब आप देख रहे हो मैंने क्या करा, यहां पर एक त्रिभुज तो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। और एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, एक पूरा त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, हो गया। और तीसरे में, तीनों में ध्यान समझिएगा, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये भी कितनी होगी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब ये 15 क्यों होगी, ध्यान समझिएगा, ये तो होगी 15, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर ही होते हैं। तो अब अन्य विधि जो हम यूज कर रहे हैं, देखो तीनों में क्या बन गए, 3 त्रिभुज बन गए, तो 3 गुणा त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इस विधि से मैं इनको निकाल सकता हूं, क्योंकि मैंने त्रिभुज बना दिया इस रेखा को खींच के भी एक। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3 गुणा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, होता है नहीं होता। अब ऊंचाई कहां लगती है, मैंने पहले बताया था वो 90 डिग्री पर। देखो इसका तो 90 डिग्री बन गया,
बन गया ना। इसका देखो जहां पर एल आकृति बन जाए, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, कैसे बने, एल बनना चाहिए। वो डायग्राम जो वो रेखा होती है वो क्या होती है, एक समकोण होती है, समकोण रेखा होती है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो रेखा है ना, ये देखो 90 डिग्री हो गई, इसमें ये 90 डिग्री हो गई, और ये इसमें ये 90 डिग्री हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो 3 गुणा 1/2 गुणा आधार कितना है 15, और ऊंचाई कितनी है, जब ये 15 है तो सबकी ऊंचाई 15 होगी, ठीक है। तो 3 गुणा 1/2 गुणा 15 गुणा 15, तो 15 गुणा 15 करो कितना आएगा 225, और 225 गुणा 3 करो 675/2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, किसमें मीटर स्क्वायर में। तो देखो आपने जो दोनों का आंसर निकाला था ज्योतिक और कविता का, तो भी कितना आया था 337.5 आया था, और मैंने अगली जो विधि यूज करी अपने हिसाब से वो कितना आया, उसका भी 337.5 आया। तो हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 11 हमारा अंतिम, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख के बाहरी एवं अंतर विमाएँ 24 और 28 तथा 16 और 20 है। यदि फ्रेम में प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, यदि एक चौड़ाई निकाली तो वो दूसरी खंड की भी चौड़ाई क्या होगी, वो समान ही होगी। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये खंड ज्ञात करने हैं आपको, 1 2 3 4, ये चारों खंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तभी आपको समझ आएगा। ये प्रश्न नंबर 11 अंतिम प्रश्न है हमारे 11.2 का। तो जो डायग्राम बन रहा है, अब देखिए हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा यहाँ से और यहाँ तक जो है 28 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की भुजा जो है डायग्राम बाकायदा बना हुआ है इसमें 24 है। तो देखो ये 20 तो ये भी 20, ये 16 तो सामने वाली भी 16, ठीक है। ये 24 तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितनी होगी 24 होगी, और ये 28 तो यहाँ से यहाँ तक ये एक भी कितनी होगी 28 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा। 4 खंड है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों खंड आपको ज्ञात करने हैं। अब आप एक देख रहे हैं, यदि मैं पहले वाला निकालूं तो तीसरा वाला समान होगा, क्योंकि ये भी 16 24 और ये भी 16 24, और ऊंचाई सब होगी बराबर है ही। और दूसरा निकाल दो तो चौथा भी समान होगा। तो हम 2 ही निकाल लें तो 2 आसानी से हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई होना जरूरी है। अब ऊंचाई क्यों होना जरूरी है वो आपको मैं कारण बताता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो आप, पहला डायग्राम, और पहला क्या सभी इसी आकार के बन रहे हैं, इस प्रकार से डायग्राम है, दिख रहा है आपको, ये इसी प्रकार से बना हुआ है। और ऐसा डायग्राम क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, अब तक अपने क्वेश्चन करें आप समझ गए होंगे अभी तक। तो अब ये वाली भुजा और ये भुजा में दी हुई है, इसका मतलब समांतर भुजाओं का योग दिया हुआ है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, यही तो है। अब भुजाओं का योग है लेकिन दूरी हमारे पास नहीं है, और दूरी को हम दूसरा नाम बोलते हैं ऊंचाई। अब दोस्तों आपको निकालनी है ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकलेगी, ऊंचाई देखो ये इस प्रकार से निकलेगी, ये रेखा पूरी की पूरी मिला दो, इस प्रकार से पूरी मिला दी आपको। ऊंचाई कौन सी भुजा होती है, ये वाली ऊंचाई होती है। अब ये ज्ञात करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये टोटल भुजा कितनी है 24 है, और ये कितनी है 16 है, तो 16 घटा दो आप, बाकी की जो ये बचेगी भाई 24 में से 16 गया तो कितना बच गया 8। तो ये जो 8 है ना, ये दोनों की निकली है, इस वाली की भी और इस वाली की भी निकली, तो कितनी आ गई 8 आ गई। अब इसमें 2 का भाग दे दो, टुकड़े कर दो 2 का भाग देने पर, तो 4 सेंटीमीटर जो आई ना वो इनकी ऊंचाई आ गई। और आपसे प्रश्न में क्या बोला था कि ऊंचाई सबों की क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब आप कहोगे सर चलो आपने 24 और 16 का लिया है, अब 28 और 20 का लो। तो देखो 28 और 20 में से 28 में से 20 घटाओगे तो भी 8 आएगा, और 8 में 2 का भाग दोगे तो भी 4 आना है। तो ऊंचाई सब होगी क्या हो गई 4 ही होगी, और समान बोल रहा है तो समान ही भैया। तो अब हम याद करते हैं पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत आसान प्रश्न हो गया ना। देखो ये तो क्या होता है पहले वाले का 1/2 गुणा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, या फिर ऊंचाई बोल दो आप, बात एक ही है, चाहे दूरी बोल लो चाहे ऊंचाई बोल लो। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी हो गई, एक तो 24 और एक 16,
तो 24 प्लस 16 गुणा बीच की दूरी कितनी थी 4, अभी निकाली थी जस्ट हमने। दूरी और ऊंचाई का मान एक ही होता है, ठीक है। तो 1/2 गुणा 24 प्लस 16 40 गुणा 4, ये 2 बार कट गया। तो 80 किसमें था, ये सेंटीमीटर था मीटर में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है, ठीक है। यहां तक अब पहली निकल गई, अब मैं दूसरी निकाल लेता हूं। तो दूसरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों वही सूत्र लगेगा, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी या ऊंचाई। तो हम लगाएंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी होगी, 28 और 20, ठीक है। तो यहां लिख देंगे हम 28 और 20, सॉरी प्लस है यहां पर, गुणा बीच की दूरी 4 है, ये 2 बार कट गया। तो 28 प्लस 20 कितना हो गया, 48 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आपकी पहली जो आई है वो आई है 80। तो ये जब पहली 80 है तो दूसरी वाली भी 80 है, क्योंकि ये भी 16 24 और ये भी 16 24 और ऊंचाई बराबर है। तो पहले वाले की जो होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। तीसरे वाले की भी कितनी होगी, 80 होगी। दूसरे वाले की कितनी आई है, 96। तो चौथे वाले की भी क्या होगी, अब दूसरे की भुजा 4 वाले के बराबर है सेम, और ऊंचाई समान है ही, तो ये भी कितनी होगी, 96 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न था, अंतिम प्रश्न किसका, प्रश्नावली 11.2 का 11वां प्रश्न, ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अभी तक जो हमने प्रश्न करे हैं सभी समझ आए होंगे। अगला जो पार्ट है वो हमारे 11.3 इस प्रश्नावली का होने वाला है। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके बताएं आपको किस प्रकार की वीडियो लगी। फिर भी डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगली वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।